It's preparing now. Yeah. Yes, finally we are live. आई वेलकम यू संग्राम दादा। हमारे साथ में आज जुड़े हैं डॉक्टर संग्राम पाटिल यूके से। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आप अपने बिजी शेड्यूल में से कोरोना का आईसीयू का वार्ड आपके पास में है, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास में। पूरे आपके टाइट शेड्यूल से, हेक्टिक टाइमिंग से आपने टाइम निकाला है हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए खासकर। मैं सबको पहले अपोलोजाइज करना चाहूँगा कि 19 तारीख का जो हमारा यही प्रोग्राम था वो हम सक्सेसफुल नहीं कर पाए थे किसी तकनीकी कारण की वजह से। हम लाइव आने की बहुत कोशिश किए थे। सो अगेन अपोलोजाइज एंड स्टार्टिंग फॉर द टुडे सेशन। तो मैं आप सभी को हमारे जो आज के वक्ता है, हमारे जो आज के गेस्ट है, उनका परिचय करवा देना चाहूँगा। सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संग्राम जी, डॉक्टर संग्राम पाटिल। और सर का एमबीबीएस और एमडी हुआ था बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे में। बाद में सर ने पेन मेडिसिन में अपना हायर स्टडीज किया ब्रिटेन में, और करंटली उनका पोस्टिंग है एज अ कंसल्टेंट इन कोरोना आईसीयू। तो ये नॉर्थ वेल्स में फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये ग्वेनेड हॉस्पिटल में अभी कार्यरत है। तो सर का जो शेड्यूल होता है वो पूरे शेड्यूल में से सर ने आज हमें टाइम दिया, हमें आज उनसे बातचीत करने का मौका मिला है, इसलिए मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हो अपने ही प्लेटफॉर्म पे आके, आप कैसा महसूस कर रहे हो? अक्षय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस दिन कुछ टेक्निकी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं जुड़ पाए थे, इसलिए आई एम सॉरी। आई डोंट नो वेदर इट वाज माय फॉल्ट, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी उत्सुक हूँ सारे व्यूअर्स के साथ वार्तालाप करने के लिए। जी और तुम्हारे जो भी प्रश्न होंगे मैं अच्छे से अच्छे उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। जी जी जी। तो सर का ये छोटा सा परिचय आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी के सभी। तो मैं हूँ अक्षय, टाटा इंस्टीट्यूट से मेरा पास आउट हुआ है। मास्टर इन आर्ट्स इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ में मेरी डिग्री हुई है। और एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूंगा कि हम जो टीम हितबुद्ध जो है, जो आज हमारे प्लेटफॉर्म से लाइव हो रहे हैं, तो हमने बस एक चंद लफ्ज हमारे दोस्तों के साथ में शेयर किए थे कि भाई हम डॉक्टर संग्राम जी के साथ में एक अलग लेवल पर टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसका टॉपिक होगा कि जाति, वर्ग, लिंग और श्रीदास्य, इससे निर्माण होने वाले तनाव और इसका कनेक्शन डायरेक्टली डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर सुसाइड से कैसा है। तो इन सारी बातों को बहुत ही सदियों से या फिर लोग है कि पिछले 10 या फिर 20 सालों से नजरअंदाज करते गए हैं सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई सेलिब्रिटी का सुसाइड हो जाता है तो वो चर्चा में आ जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है जो कि जिसको गुरु कहते हैं, जिसको महाराज कहा जाता है, बाबा कहा जाता है, तो उनके ऊपर चर्चा होती है बहुत हफ्तों तक। बाद में वो भी मैटर राह चलते बंद हो जाता है। बट जब रोहित वेमुला जैसा एससी स्कॉलर जो होता है, एससी कास्ट से बिलोंग करने वाला होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसकी एडमिशन हो जाती है एज अ पीएचडी स्कॉलर, बट वो पूरे हालात को सहन करते करते वो गिव अप कर देता है और एक पॉइंट पे आके वो अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। रोहित रहा हो या फिर रिसेंटली देविका नाम के 9वीं की छात्रा जो केरला में थी, जिसको एजुकेशन के लिए एक्सेसिबल कुछ बातें नहीं हो रही थी, इसलिए उसे सुसाइड कमिट कर ली थी। सॉरी, कमिट कहना बहुत ही गलत होगा, अटेम्प्ट टू सुसाइड हम शायद कह सकते हैं। तो इन सब बातों को नजरअंदाज ना करते हुए हमारी कम्युनिटी के जो टॉपिक्स है, हमारे जो हार्डकोर थीम्स है, उसे हम आज फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। एक मुकनायक जो हमारा पेज है, बाद में बोधिसत्व है, बाद में अभेद्य फाउंडेशन जलगांव का है, उसके साथ ही साथ
नॉर्थ ईस्ट में परिवर्तन नाम की एक फाउंडेशन कार्यरत है जो मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। साथ में ही एएसए मुंबई है। एएसए मुंबई ये बहुत ही एक्टिव रहा है। विद्यार्थियों की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ में मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि ब्लू मॉर्निंग का जो पेज है, कल्चरल एस्पेक्ट से एक अलग असरशन जो हमें इस लॉकडाउन के दरमियान दिखाई दिया गया है, इन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर सत्यशोधक की टीम होगी, या फिर जो कुछ भी आज 12 पेजेस के जरिए हमारा ये पूरा जो टेलीकास्ट हो रहा है वो क्रॉस पोस्ट किया गया है, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि एक ही लफ्ज से आपने हम पर भरोसा रखा, मेंटल हेल्थ जैसे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आपने चर्चा होनी चाहिए है हमारे पेज से भी क्यों ना टेलीकास्ट को, इसके लिए अप्रूवल दिया, उसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। चर्चा को आगे ले जाता हूँ। तो सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, हितकुज के बारे में मैं फिर से आखिरी में बता दूंगा, आगे प्रोग्राम को लेके जाते हुए मैं कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगा। ये एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, इसके टोटल नंबर जो 2018 की जो आंकड़ेवारी थी, जो नंबर है, वो कहते हैं कि 1,34,000 सुसाइड इंडिया में हुए हैं एज पर द 2018 रिकॉर्ड। इसमें जो स्टूडेंट्स थे 28 पर डे, 28 स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग सुसाइड, उनका नंबर है 10,100 159, 10,159 deaths. One student dies every hour. So we can see how vulnerable this topic is. बाद में आगे ये कहते हैं मेंटल इलनेस जिनको हुआ है, मेंटल इलनेस का जो शिकार हो चुके हैं, वो दिन में कम से कम 20 लोग जो आत्महत्या करते हैं, इनका आंकड़ा है 2018 की आंकड़ेवारी के हिसाब से 7,193। साथ ही में बेरोजगारी की वजह से जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ये हर दिन में टोटल 7, ये आंकड़ा है 2018 में, तो 2700 डेथ्स हो चुकी है एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2018। और जो पॉवर्टी की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका आंकड़ा रहा है 1,202। तो ये काफी गंभीर आंकड़ा है, जो हम वृत्त पत्र के जरिए, प्रिंट या फिर व्हाट कैन वी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हमें नहीं बताया जाता है। बताया जाता है कुछ सिलेक्टिव एरिया पे, अगर कुछ मिल जाता है, न्यूज वालों को कुछ मिलता नहीं है तो इस टॉपिक पे वो फोकस कर देते हैं, तो जिसके जरिए उनका टीआरपी भी थोड़ा थोड़ा बहुत चल जाता है। तो आगे जाते हैं इस आंकड़ेवारी को लेकर, मेरा डॉक्टर जी से पहला सवाल है कि सर आजकल हर जगह ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की बातें चल रही है, सकारात्मक तथा नकारात्मक मुद्दों पर बहुत सारे रिसर्चेस हमारे सामने रखे जा रहे हैं, पर इसके आगे जाकर अगर हम निम्न आर्थिक स्तर से आने वाले जो बच्चे हैं, दलित वर्ग से है, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी जो बच्चे हैं, देश के ग्रामीण भाग से आने वाले बच्चे, जिनके बारे में अगर हम सोचे तो उनके पास आज की तारीख में टीवी अवेलेबल है नहीं, उनके पास तो ना मोबाइल या फिर इंटरनेट एक्सेस है, उनके लिए ये एक ऐसा दौर हो चुका है कि वो मानसिक तनाव से भरे हुए हैं। आप पूछेंगे ऐसा आप किस आधार पर कह रहे हैं, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि केरला राज्य में देविका नाम की 9वीं की छात्रा जो है, 9th स्टैंडर्ड की जो छात्रा थी, जिसे ऑनलाइन क्लास बस मिस हो गया था, उसके वजह से ये लड़की, छोटी लड़की डिप्रेशन में गई और उसने खुदकुशी कर ली। दूसरी जगह पे हम महाराष्ट्र के, जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पिछले 2 से 4 दिन पहले एक आत्महत्या हुई थी। ये जो लड़का था, ये जो स्टूडेंट था, वो 10वीं का छात्र था, ये कॉन्वेंट स्कूल का लड़का था। इस घटना का कहीं भी जिक्र नहीं था मेन स्ट्रीम मीडिया में। इस बंदे का सिनारियो ऐसा था कि इसको रेगुलरली क्लास अटेंड करने हैं सेलफोन पे, फिर भी डिप्रेशन में गया। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी में अगर जाए तो ये दोनों उदाहरण आज की तारीख में, ये दोनों एग्जांपल आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। ये केस स्टडी हम कैसे आगे लेके जाए कि एक जो लड़की है जिसको एक्सेस नहीं मिल रहा है एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए, और जो एक बंदा है उसके पास एक्सेसिबिलिटी है, फिर भी वो सुसाइड कमिट कर रहा है, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा बेहद दर्दनाक है। तो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर जी? हमने हर किसी के आसपास ऐसे बच्चे देखे हमारे अड़ोस पड़ोस में, क्लास में जाते हुए, कॉलेज में जाते हुए, कई लोग ऐसी संस्थाओं से भी जुड़े हैं जिन बच्चों के साथ में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में सामना कैसे करना जरूरी है, ये आप हमारे दर्शकों को किस तरह बताना चाहोगे डॉक्टर जी? यस अक्षय, ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत में इसको काफी सीरियसली लिया जाना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ विद्यार्थी, जैसे तुमने मुझे अभी सब आंकड़े स्क्रीन पर दिखाए थे, कि 10 बच्चे तो ऐसे हैं जो गरीबी और बेरोजगारी की वजह से मर जाते हैं रोज, वो आत्महत्या कर लेते हैं, और बाकी सारे जो है वो मेंटल हेल्थ की वजह से है। और मुझे
ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनको ठीक तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, मेंटल हेल्थ सर्विस नहीं मिल पाती है, इसलिए ये बच्चे अपने हाथ से छूट रहे हैं हर दिन। और जो तुमने जो एग्जाम्पल्स कुछ दिए, जो केरला का एग्जाम्पल है, देविका नाम की एक लड़की है, और उसको अभी लेबल ये लगा है कि उसको ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं मिली और उसका टेंशन लेके उसके स्ट्रेस में उसने आत्महत्या कर ली या अटेम्प्ट किया। जलगांव जिले में एक 10वीं के क्लास का बच्चा है, उसने अटेम्प्ट किया, जिसको ऑनलाइन एक्सेस था लेकिन किसी और वजह से उसने सुसाइड किया। और अभी मैंने इंडिया से कुछ न्यूज़ पढ़ी है, जो सुशांत सिंह का आत्महत्या का वृत्तांत, ये सब न्यूज़ देख के उसने खुद सुसाइड कर ली, वो भी छोटा बच्चा है। तो ये लेबल हम लगा रहे हैं कि सुशांत सिंह की वजह से आत्महत्या हो गई, या ऑनलाइन एक्सेस ना होने की वजह से आत्महत्या हो गई, या और किसी वजह से हो गई। ये लेबल लगाना काफी आसान होता है, लेकिन इसकी जो समस्या है, इसके रूट तक हम लोग नहीं पहुंचना चाहते। ये रूट ये है, हमको ये क्या बताता है सब, ये जो पिक्चर है कि हमारे यहाँ हर घंटे एक स्टूडेंट, एक नौजवान लड़का या लड़की अपनी जान गंवा रहे हैं, और वो हम रोक सकते हैं। ये मेंटल हेल्थ का जो बैलेंस है, मेंटल हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मेंटल हेल्थ बिगड़ता जा रहा है, और इसकी तरफ ध्यान देने के लिए किसी के पास ना समय है और ना कोई सोच रहा है। व्यापक लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि इस क्षेत्र में काफी सारे संगठन है, कुछ डॉक्टर है, ये काम करते हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर इसके लिए कोई नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल की योजना ही नहीं होती है, और कोई इसको सीरियसली लेता भी नहीं है। तो इसमें अभी ऑनलाइन की जो चर्चा चल रही है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मसला नहीं है। ऑनलाइन अगर आप नहीं दे पाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको स्कूल में बुला लीजिए। अब यहाँ पर मैं इंग्लैंड में हूँ, यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो है वो लॉकडाउन के दरमियान स्कूल में जा रहे हैं। ऐसे लोगों के बच्चे हैं जो सोशली डिसएडवांटेज्ड है, गरीब है, जिनके मम और डैड काम पर के लिए जाते हैं, जैसे डॉक्टर के बच्चे हो, तो हम लोग स्कूल में बच्चे छोड़ सकते हैं, वहाँ पे उनको सब फैसिलिटीज एक्सेस होते हैं, और टीचर्स उनको गाइड भी करते हैं। तो आप अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट ने ये ओपन करना चाहिए कि जो ऑनलाइन आधे आधे बच्चे ऑनलाइन है, तो बचे हुए आधे जो है उनको एक ऑड इवन करके आधे आधे बच्चे स्कूल में ला आकर वो स्कूल में एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसे जो सिंपल से इसके सॉल्यूशन होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टडी का मसला मानता ही नहीं हूँ। ये व्यापक जो हमारी जो मेंटल हेल्थ खराब हो गई है, मानसिक सामाजिक आरोग्य जो स्वास्थ्य जिसे बोलते हैं, वो खराब हो गया है। इस यही स्थिति को ये दर्शाता है कि हमारे 24 स्टूडेंट्स हर दिन जा रहे हैं छोड़ के हमें। रोहित वेमुला का यही मैटर था, वो तो कोई ऑनलाइन ऑफलाइन का मैटर नहीं था, वो अनएम्प्लॉयड भी नहीं था, वो वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य क्यों खराब हो गया, और रोहित जैसे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य क्यों खराब होता है, यह हमने भी देखा है। मैं यूनिवर्सिटी में था तो काफी सारे ऐसे पिछड़े वर्ग के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, और काफी बार तो उनको निग्लेक्ट किया जाता है, जानबूझकर इग्नोर किया जाता है, और कभी कभी तो टॉर्चर भी किया जाता है। मैंने ऐसे मेरे सामने कुछ केसेस हुए हैं मेडिकल स्कूल में। तो ये सिस्टेमिक जो प्रॉब्लम है, इस पर कुछ काम नहीं होता है, और जब ये कुछ ऐसा इंसिडेंस आ जाता है तो फिर उसको लेबल, उसका डायग्नोसिस करके हम हाथ ऊपर कर लेते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं, और बाद में फिर रोहित वेमुला के मरने का जो सिस्टमिक कॉज था, उसके ऊपर अब तक पिछले 6 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। हालात बिल्कुल बदले नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि हालात और बिगड़ गए हैं। तो इस सिस्टमिक लेवल पर उसके इलाज करना बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में। अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चों में स्ट्रेस बढ़ा है, ये बात सही है, क्योंकि लॉकडाउन और स्टूडेंट्स, इसका स्टूडेंट्स के ऊपर ट्रिपल इम्पैक्ट हुआ है। पहला जो इम्पैक्ट है वो लॉकडाउन का जो असर हुआ है हमारी इकोनॉमी पर, पेरेंट्स पर, उसकी वजह से बच्चों को इफेक्ट हुआ है। दूसरा इफेक्ट जो है, बच्चे, हालांकि उनको कोई रिस्क है ही नहीं कोरोना की, आज तक भारत में एक भी कोरोना का केस बच्चों में सामने नहीं आया है जिससे बच्चे मर गए हो, तो वो सुरक्षित है। लेकिन उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका कोरोना की जो स्थिति पैदा हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल बंद हो गए, उनकी शिक्षा रुक गई है, करियर रुक गए, एग्जाम्स रुक गए,
तो इसकी वजह से उनके जो आर्थिक और मानसिक दुष्परिणाम हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब तक गवर्नमेंट के लेवल पर किसी ने भी उसकी बात तक नहीं की है। उसकी पॉलिसी तो हमें देखना अभी तक दूर की बात है, लेकिन अब तक बात भी नहीं हो रही है इन चीजों पर। और तीसरा जो इम्पैक्ट हुआ है बच्चों के ऊपर, वो उनका शोषण हुआ है कोरोना के लॉकडाउन के दरमियान। जो घर पर रहे बच्चे और शोषण करने वाले शोषणकर्ता और जिनका शोषण होता है, जो कमजोर घटक होते हैं, वो एक साथ आने की वजह से उनका शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण भी हुआ है। सो बच्चों के ऊपर कोरोना में वह सेफ होने के बावजूद काफी सारा अन्याय, अत्याचार और दुर्लक्ष्य हुआ है। तो इसको सिस्टेमिक तरीके से देखना चाहिए, यंत्रणा में क्या बदलाव आने चाहिए जिससे हम ये बच्चे जो रोज के रोज मरे जा रहे हैं ये नहीं मरेंगे। तो इसके लिए हमें जो बच्चे एट रिस्क होते हैं हर लेवल पर, जो हम ऐसा नकारात्मक तरीके का विचार जिनके मन में आ सकता है और जो सुसाइड कमिट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरत है। और उनकी इसलिए हमें उनकी मानसिकता जो होती है, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। ये पेरेंट्स में अवेयरनेस होना चाहिए, स्कूल में अवेयरनेस होना चाहिए। उसके लिए ये जानकारी समाज में बढ़नी चाहिए कि बच्चों का भी मानसिक स्वास्थ्य होता है, वो भी डिप्रेस होते हैं, वो भी एंग्शियस होते हैं और सुसाइडल थिंकिंग उनका भी होता है। ये बात पेरेंट्स को भी नहीं पता रहती है और स्कूल्स को भी नहीं पता होती है, इसलिए उनसे जो एक्सपेक्टेशन किए जाते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि इसके परिणाम जो होंगे वो नकारात्मक होंगे। तो ये रेजिंग अवेयरनेस, आइडेंटिफाइंग एट रिस्क स्टूडेंट्स, ये एट रिस्क जो स्टूडेंट्स है उनको कि कौन कौन से बच्चे लक्षण दिखा रहे हैं, वो खुद को निराश होता हुआ, वो निराश दिख रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं खुद को, और ऐसे जो डिस्ट्रेस हो रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे बात करना, उनकी समस्या जानना। बात करने से भी काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और उनको सपोर्ट देना जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए तो इंस्टीट्यूशन जो है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, वहां पर के जो डीन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको यह सिस्टम एस्टेब्लिश करना है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ ये लोग ही कुछ बच्चों को निराश करने में लगे हुए होते हैं, जैसे रोहित वेमुला का केस हो गया। यहाँ पर तो सरकार भी इसमें कूद गई थी उसको निराश करने के लिए। तो ये उल्टे हम जा रहे हैं, हम बच्चों की मदद नहीं कर रहे हैं, हम उनको आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं। यंत्रणा हमें सुधारने की बहुत जरूरत है। और समाज में भी ये सब, अब लॉकडाउन हो गया तो स्कूल का सेशन मिस हो गया, तो अब बच्चों के एग्जाम्स का क्या, अब उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या, करियर का क्या। हम ऐसा माहौल कॉम्पिटिटिव पैदा कर देते हैं जिसका परिणाम बच्चों के ऊपर होता है, जो यहाँ पर वेस्ट में इतना नहीं दिखाई देता है, लेकिन इंडिया में ये बहुत ज्यादा होता है। और इस वजह से वो स्ट्रेस में जाते हैं और फिर वो ऐसे नकारात्मक विचार के शिकार बन के अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो इसको हम ओवरऑल सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए। और जो संगठन, जो वॉलंटियर्स काम करते हैं इस क्षेत्र में, इनको यही स्टेप्स पे काम करना चाहिए। आइडेंटिफाई एट रिस्क स्टूडेंट्स, गो एंड टॉक टू देम, उनके साथ बात करो, क्या समस्या है वो देखो। अगर एजुकेशन ये समस्या है तो उनका टॉकिंग, काउंसलिंग, कि ये सबका एजुकेशन इस साल बर्बाद हो गया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सब कवर हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग। और अगर उनको ज्यादा मदद लगती है तो टेक द मेडिकल हेल्प। मेडिकल काउंसलर्स जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको वहां पर उनको रेफर करना, इस तरीके के इसके लिए इलाज हमें करने पड़ेंगे। ओवर टू यू अक्षय। या बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि पॉलिसी लेवल पे जिस बड़े पैमाने पे एक एक प्रॉपर मैकेनिज्म के जरिए हम जाने बचा सकते हैं जो एट रिस्क लेवल पर है, वहाँ पे कुछ काम किया जाना तो पॉलिसी के जरिए जरूरी है। जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है। शायद इस पे हम पॉलिसी लेवल पे कुछ आगे जाके कुछ अच्छी बातें कर पाएंगे बड़े पैमाने पे। आगे जाते हैं डॉक्टर साहब, आगे का प्रश्न आपके लिए है कि लॉकडाउन के समय में घरेलू हिंसाचार यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, शारीरिक एवं मानसिक लगातार बढ़ोतरी इसमें दिखाई दे रही है। इसके पहले भी घरेलू हिंसाचार था, उससे निर्माण होने वाले मानसिक तनाव से महिलाएं गुजर रही थी, लेकिन अभी के हालात में आर्थिक तथा मानसिक तनाव के कारण लगातार इसमें बढ़ोतरी पाई जा रही है। ये हमें जो हमारी हेल्पलाइन के जरिए कॉल्स भी आते गए हैं कंसिस्टेंटली, उसके जरिए भी हम उसके बलबूते पे भी हम
बात कर रहे हैं इस पे, तो आमतौर पर ये जो स्पेस है, ये जो शेयरिंग है, इसके लिए दोस्त या फिर रिश्तेदार जो पहले अवेलेबल होते थे वो अब अवेलेबल नहीं है। कोरोना का जो कुछ भी कैरियर के वजह से एक दूसरे को ट्रांसफर होने वाला जो कुछ भी मैकेनिज्म एक चेन फॉर्मेट चलते गया है, उसके वजह से हमारा पूरा जो लाइफ है वो नैरो डाउन हो चुका है हमारे घर तक। उसकी वजह से हमें हमारे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस वाले, हमारे करीबी दोस्त, ये अवेलेबल नहीं है इस पैंडेमिक के दौरान। यानी हिंसाचार तो बढ़ ही रहा है, मगर उससे उत्पन्न होने वाला दर्द साझा करने के लिए कोई करीबी या फिर भरोसेमंद साथी नहीं है महिलाओं के लिए। इन शॉर्ट वी कैन से सपोर्ट सिस्टम फॉर विमेन who is suffering from the domestic violence। ऐसे हालात में महिलाएं अपना स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, ये एक प्रश्न हमें हमारे क्लाइंट की ओर से और एक व्यूअर की ओर से आया था, जिसको हमने पूरा कंपाइल किया है। साथ ही साथ खुदकुशी के विचार यानी सुसाइडल थॉट्स अगर आते हैं तो इसको कैसे दूर रखें। अक्षय, ये अगर ऐसे महिलाओं की हालात से अगर समस्या, कोई गुजर रहा है, कोई एट रिस्क है, हाँ, तो उसे हम इस तो ये महिलाओं की जो समस्या है ये कोई नई नहीं है। जी हमारी संस्कृति, धर्म, धार्मिकता और समाज की जो मानसिकता है, ये महिलाओं को द्वितीय या तृतीय जो दर्जा देती है, उसकी वजह से पहले ही हमारी महिलाएं काफी निचली अवस्था में है। और वह शारीरिक और मानसिक, आर्थिक, राजकीय सारे स्तरों पर उनका अधपतन पतन इस तरीके से हुआ है कि अब 21वीं सदी आ गई, फिर भी हम लोग उसी से लड़ रहे हैं, उसी मुद्दों पर आज हमें बात करनी पड़ रही है। और कोरोना में महिलाओं की समस्या और बढ़ गई है। अब पुरुष घर पर रहे लॉकडाउन में तो उससे मदद काफी कम घरों में हुई है। हम देखते हैं लोगों को बर्तन धोते हुए या खाना बनाते हुए, मेल्स जो है वो फोटो शेयर करते हैं सोशल मीडिया में। इसका मतलब ही यही है कि वो किसी और टाइम पर जब हालात सामान्य होते हैं तो ये काम नहीं करते हैं, और वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं घर साफ कर रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ या खाना बना रहा हूँ। तो ये सुपरफिशियल चीजें होती है। महिलाओं का काम कोरोना के दिनों में भी कम नहीं हुआ है। वो खाना बना रही है और उनका शोषण भी चल रहा है। पुरुष घर पर है तो उनको उनके सारे इच्छाएं भी पूरी करनी होती है महिलाओं के साथ, उनको और किसी चीज का ज्यादातर पुरुषों को चिंता नहीं होती है। तो ये शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण महिलाओं का कोरोना में भी जारी है। और जो अनिश्चितता और भय का वातावरण हो गया है, उसका भी दुष्परिणाम महिलाओं पर हो रहा है। और ये ताजुब की बात नहीं है कि वो मानसिक रूप से वो काफी डिप्रेस है, और सुसाइडल थिंकिंग काफी महिलाओं में आ रहा है आज भी। ये मुझे मेरे खुद के अनुभव से, जो मैं बात करता हूँ लोगों से, हमारे पेशेंट्स देखता हूँ, उनसे मुझे पता है। तो इस हालात में ऐसा इंडिविजुअलाइज एडवाइस देना तो काफी मुश्किल है, लेकिन मैं इन जनरल सारी महिलाओं को ये एडवाइस करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप एक्सेप्ट करिए कि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ये काफी ऐतिहासिक ऐसा आपत्ति का काल है। और इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक ये सारे तरह के परिवर्तन आने वाले हैं। और ये सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं है, ये शायद 7 साल, 2 साल या और ज्यादा सालों की बात है। तो ये पहले आप मान लीजिए। जब तक ये मानेंगे नहीं, तब तक आपके आगे के रास्ते क्या है वो उस पर आप विचार नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बहुत नकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो उसकी वजह देखिए कि इसकी वजह क्या है, कि आपको बात करने के लिए कोई घर में है नहीं, या आप बात नहीं कर रहे हैं घर वालों से, या आपके दोस्त, रिश्तेदार इनसे बात नहीं कर पा रहे, तो उस पर इलाज है। आप फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है, या ये घर वाले या रिश्तेदार इन्हीं की वजह से आप डिप्रेस हो रहे हैं और आपकी जान इसकी वजह से खतरे में आ रही है, तो आप इससे बाहर निकल आइए। आप बाहर के लोगों से संपर्क कीजिए। काफी सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और साइकोलॉजिस्ट सब जगह पे आजकल ब्लॉक के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर है। तो आप जानकारी निकालिए और साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, साइकेट्रिस्ट से मिलिए। ये नकारात्मकता हमें कभी कभी मजबूर कर देती है गलत निर्णय लेने के लिए, और इसी में से हम आत्महत्या का कदम उठा लेते हैं। तो इसके पहले कि ये ज्यादा हमें खतरे का हो, इससे खतरा पैदा हो, आप बाहर आइए, बात करिए, लोगों से फोन पर बात करिए, उनसे पूछिए कहाँ पर हेल्प मिल सकती है। क्योंकि अगर आपको लगता है
कोई और आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आपको आपकी खुद की मदद करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि किसी से बात करने से, आपके विचार, ख्याल, भावना उनके सामने रखने से आपको हल्का लगेगा और ये नकारात्मकता दूर हो जाएगी, तो आप उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और खास करके इस हालात में मीडिया जो ब्रेकिंग न्यूज़ देती है और नकारात्मक जो समाचार हमें बार-बार देती रहती है, उससे आप बचना चाहिए। खाना ठीक से खाना, एक्सरसाइज, नींद ठीक से लेना, क्योंकि अगर आप ठीक से आहार नहीं लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे और ठीक से सोएंगे नहीं, तो ये नकारात्मकता और बढ़ेगी, मानसिकता और डिस्टर्ब होगी। तो ये सीधी सादी सी बात है, लेकिन इस काल में, कोरोना के काल में, ये काफी जरूरी है कि आप ठीक से सोए। इसके लिए आप सोशल मीडिया मीडिया इसका एक सजगता से इस्तेमाल करें। अगर आप सोशल मीडिया पे काफी सारे वीडियोस देख रहे हैं, काफी ग्रुप्स पर शेयरिंग कर रहे हैं, तो उससे भी अस्वस्थता बढ़ जाती है और एक नकारात्मकता आती है। तो हमारे समय का नियोजन, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है स्ट्रेस कम करने के लिए। तो इन चीजों पर आप ध्यान करिए। और अगर आप आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारों में और या काम की जगह पर किसी महिला को स्ट्रगल करते हुए देखते हुए, आपको पता है कि ये डिस्ट्रेस हो रहे हैं, कुछ गलत कदम उठा सकती है ऐसी महिला, तो उनसे जाकर बात कीजिए, उनको समय दीजिए और हो सके उतनी मदद कीजिए, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक काल है। अब लोगों को हमारी जरूरत है, हमको लोगों की जरूरत है। तो यह आपसी सहकार्य, आपसी सपोर्ट से काफी सारी मदद समाज में होने वाली है, भारत जैसे समाज में। अब संस्थाएं और वॉलंटियर्स जो इस फील्ड में काम करती है, मैं फिर से यही कहूंगा कि हमको ऐसी महिलाएं आइडेंटिफाई करना, ऐसी महिलाओं तक हमारा फोन नंबर देना ताकि वो आपको फोन करे। अगर वो नहीं कर पाती है तो हम लोगों को उनके पास जाकर उनसे बात करना बहुत जरूरी है। और एट रिस्क में हो तो किस तरीके की रिस्क है, उसके हिसाब से उनको गाइडेंस और सपोर्ट लगेगा। उसको शायद पुलिस कंप्लेन भी करनी पड़ सकती है अगर उन पर अत्याचार हो रहे, शोषण हो रहे, तो हमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ सकता है। या बात एकदम सिंपल सी हो जिसमें थोड़ा सा काउंसलिंग, बात करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इससे भी बात बन सकती है। ओवर टू अक्षय। अक्षय का नेटवर्क शायद कम हो गया है। मैं अक्षय से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अक्षय, मेरा नेटवर्क चल रहा है और मैं ऐप भी लाइव हूँ। यस, आई एम इन हियर, आई एम लाइव। इफ यू Yes, I am live. So if you want, I can continue with some points here. Yeah, you try to connect. Okay. मैं आगे कुछ मेरे जो मन में जो मुद्दे हैं उन पर मैं बात करूंगा, क्योंकि अक्षय अब डिस्कनेक्ट हो गया है। तो लेट्स होप ही कनेक्ट्स बैक अगेन। तो मैं इस पर बात करते रहूंगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं ऐसी मैं आशा करता हूँ, और मैं खुद ये चेक करता हूँ। तो आगे कुछ मेरे मन में कुछ मुद्दे हैं, ये मानसिक जो प्रश्न है इनके बारे में, ये मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ बात करने के लिए। कि लॉकडाउन में काफी सारे लोगों का व्यवसाय, बिजनेस, ये धोखे में आ गया है, खतरे में आ गया है। तो इसकी वजह से किसान भी नहीं बचे हैं लॉकडाउन की वजह से। और किसानों में तो हमेशा ये खुदकुशी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये पहले से ही चलते आ रहे हैं महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में। अब वो और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अगर उनको
खेत में समस्याएं आएगी, उनको मार्केट ठीक से नहीं मिलेगा, तो ये समस्या बढ़ती रहेगी। तो इस पर मैं किसान भाइयों से और बहनों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, मैं सिर्फ किसान का लड़का नहीं हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मेरी खेती है। और मैं जब जलगांव जिले में रहता था महाराष्ट्र में, तो मैं खेती करता था डॉक्टरी के साथ साथ। तो मुझे ये समस्याएं काफी करीबी से मालूम है। पहली जो बात है कि किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है, क्यों खुदकुशी हो रही है, ये मानसिकता जो है किसानों की और हमारे समाज की, यह सबसे बड़ी बात इसमें है। क्योंकि आपकी मानसिकता ये आपको खुदकुशी करने पर मजबूर करती है। तो इस पर हमें ध्यान करना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, इसमें अगर कोई चीज हमारे रीति रिवाज के हिसाब से नहीं होती है, परंपरा के हिसाब से नहीं होती है, सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से नहीं होती है, तो लोग खुदकुशी करना पसंद करते हैं। कुछ तो ऐसे खानदानी रियाज होते हैं, अगर वो पूरे नहीं हुए तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। अगर किसी के ऊपर लोन लिया है, बैंक का लोन है, और वो अगर हम दे नहीं पाते हैं तो खुदकुशी कर लेते हैं। ये एक तरह का एक संस्कृति महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हो गया है, और अलग अलग राज्यों में भी किसानों में हुआ है। और अगर ठीक से आप देखेंगे कि कौन से कम्युनिटी के, कौन से समाज के किसान खुदकुशी करते हैं, तो जो बहुजन जातियों के किसान होते हैं वो ज्यादा इसमें सुसाइड करते हैं। आप देखें, मुसलमान सुसाइड नहीं करते हैं, या कोई वैश्य हो या ब्राह्मण हो, वो भी खेती करते हैं, हालांकि वो कम करते हैं, लेकिन उनमें खुदकुशी नहीं की जाती है। कुछ तो ऐसे समाज है जहां पर खुदकुशी बिल्कुल नहीं होती है, जैसे सिंधी लोग हैं, या मारवाड़ी जैन लोग हैं। इतना उनको बिजनेस में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन वो खुदकुशी नहीं करते। लेकिन किसानों में ये एक कल्चर सा हो गया है जिसको सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक मानसिकता रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसको किसानों को एक मेंटल हेल्थ के जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए सपोर्ट का कोई सिस्टम ही नहीं है। जो भी सिस्टम है वो ऐसे किसानों को ज्यादा नकारात्मकता पैदा करता है सपोर्ट करने की बजाय। अगर हम अच्छा मेंटल हेल्थ सपोर्ट किसानों में होता, एक हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का, जिससे किसान ऐसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले सकते हैं, उनका इलाज किया जा सकता है, तो ये समस्या कम हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई यंत्रणा हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। और जो पॉइजन होता है वो इतना इजीली अवेलेबल है कि कोई गुस्सा आ गया तो किसान या उसकी बीवी या कोई मजदूर, तो उसको आसानी से उसको एक्सेस होता है पॉइजन के लिए। और इससे और एक जुड़ी हुई बात है, मैंने किसानों के खुदकुशी के समस्या पर एक स्टडी किया था जब मैं इंडिया में था। तो जो जो किसान दारू पीते हैं, जो एडिक्ट होते हैं, दारू की लत होती है, उनमें ये समस्या ज्यादा होती है। तो इसके कई और कारण होते हैं, क्योंकि दारू की वजह से घर में समस्याएं पैदा होती है, आर्थिक समस्या पैदा होती है, मानसिकता बिगड़ जाती है, तो वो ज्यादा सुसाइड करते हैं ऐसे इस तरीके के किसान। और किसान के लिए कोई भी पॉलिटिकल या मार्केट की पॉलिसीज फेवरेबल नहीं होती है, हमेशा किसान का ही नुकसान इन पॉलिसीज से होता है। तो ये सब चीजें किसान को एक नकारात्मकता देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो किसानों में होती है वो होती है फाइनेंशियल इलिटरेसी। हमारे किसानों को काफी हद तक फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह पर अगर हम पैसा डालें तो ये वेस्ट होता है, इसका फायदा नहीं होता है। ये चीजें भी किसानों को सीखना चाहिए। और जब मैं खुद ये चीजें मुझे सीखने को मिली, तो मेरे एक फाइनेंशियल अवेयरनेस में मेरी जो अर्थ कारण की जानकारियां है वो बदल गई, और मुझे उसका काफी लाभ हुआ। तो ये बात जरूर किसानों ने देखनी चाहिए। तो ये किसानों के बारे में है। दूसरा जो मुद्दा मुझे यहाँ पर बोलना है वो एक्चुअली काफी सारे मुद्दे अक्षय मुझे पूछने वाला था, लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ आत्महत्या, मानसिकता, इनके बारे में, ये व्यापारी लोगों का एक मुद्दा है। कुछ छोटे व्यापारी जो होते हैं उनमें भी मानसिक समस्याएं कोरोना के काल में हो गई है।
हालांकि उनमें सुसाइड का इतना ज़्यादा प्रभाव, ये जो समस्या है इतनी नहीं होती है, लेकिन उनमें भी ये समस्या है मानसिकता की। तो इस सिलसिले में हमें मुझे ऐसा एडवाइस करना है इन लोगों को कि उतार चढ़ाव तो व्यापारी बहुत देखते हैं, हमारे बिजनेसमैन बहुत देखते हैं, ये पतझड़ तो चलता ही रहता है। और ये जो अब समस्या आ गई है, ये एक्यूट समस्या आ गई है, इसके लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो इसको आप एक समस्या समझे या इसको अपॉर्चुनिटी समझे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और व्यापारी लोगों में, इस खास करके जो भारतीय व्यापारी है, उनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मैं करीबी से मैंने देखा है, वो है ये लोग खुद के स्वास्थ्य का, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक से सोते नहीं है, और मन शांति के लिए इन लोगों के पास कोई टाइम नहीं होता है। तो ये सब चीजें अगर आप कोरोना के काल में ठीक से सोना, ठीक से व्यायाम करना, आहार ठीक से आपका जो खान पान है वह न्यूट्रिशियस हो, तो आपको इसके बहुत फायदे आप भी आज भी होंगे, और ये कोरोना निकल जाएगा तब भी लॉन्ग टर्म में होगा। तो मैं यही कहूंगा कि इसको अपॉर्चुनिटी समझे, ये कोई हमेशा के लिए रहने रहने वाला नहीं है। कोरोना आज ना कल चला जाएगा, इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो इसको अपॉर्चुनिटी के तरह से लेना चाहिए। और एक मुद्दा मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये मानसिकता के ऊपर। मुझे लगता है कि अक्षय ज्वाइन हो गया है, तो मैं अक्षय को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ, ताकि वो अकेला ना महसूस करे, नहीं तो उसकी मानसिकता खराब हो जाएगी। तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि वो क्या। अक्षय, वेलकम बैक। तो अक्षय, मैंने किसानों के बारे में बात की है और Continue. व्यापारियों, That will be हाँ your बिजनेस, introduction. You please. I'll join within 2 minutes. हाँ या बिजनेस बिजनेस के लोगों में जो टेंशन हो गई है उनके लिए कुछ सुझाव दिए हैं, और किसानों के बारे में सुझाव दिया है। तो अ, अगला जो मुद्दा मैं लेना चाहता हूँ वो ये है कि इसके इस दरमियान और इन जनरल भारत के माहौल में सुसाइड करने का जो एक मुद्दा होता है वो होता है लव अफेयर ब्रेक होना, या प्रेम के जो मैटर होते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, घर वाले नहीं बोल देते हैं, या लड़का लड़की को छोड़ देता है, या लड़की छोड़ देती है, या कोई अलग अलग जाति धर्म के होते हैं लड़का और लड़की, तो उसकी वजह से समाज उन चीजों को मान्यता नहीं देता है, और इसमें से आत्महत्या या हत्या हो जाती है। तो मैं खुद इसमें से गया हूँ। मैंने जो शादी की, मैंने मेरी जो शादी हुई उस टाइम पर मुझे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले जो मेडिकल स्कूल में मेरी मुलाकात एक लड़की से हो गई थी, और मैं उससे प्रेम कर बैठा, तो मैंने उसको प्रपोज कर दिया। बाद में इस लड़की ने मुझे नहीं कहने पर मैं उसे दूसरे तीसरे बार भी पूछता रहा कि नो, आई स्टिल लव यू। आपका जब भी ख्याल चेंज हो जाए, आपके विचार बदल जाए, तो आप प्लीज मुझे कन्वे कर देना। तो इस लड़की ने मुझे बाद में पता नहीं तरस आ गया होगा मुझ पर, दया करने के हिसाब से उसने मुझे हाँ कर दिया। तो हाँ करने के बाद फिर जैसे हमारी बातें होने लगी, हम मिलने लगे, तब मुझे उसकी कास्ट का पता चला। तो मुझे पता चला कि ये लड़की अपने कास्ट की नहीं है, और मुझे ये भी पता चला कि कास्ट तो दूर की बात है, ये मेरे धर्म की भी नहीं है, ये अलग अलग धर्म के हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा। मुझे याद है उस दिन मेरे दिमाग में जो विचार आए थे, तो मैंने सोचा कि संग्राम, ये लड़ाई बड़ी होने वाली है और काफी लंबी होने वाली है। तो ऐसा मैंने मन में सोच लिया। और फिर ये घर पर जब बातें पता चली, तो उनको ये जो मेरा मैटर था, लव का जो मैटर था, वो पसंद नहीं था। उन्होंने सीधा इसको रिजेक्ट कर दिया। मेरे सिस्टर की शादी होना बाकी थी। तो इन सब डिफिकल्टीज से गुजरते हुए मुझे काफी तकलीफ हुई, और इवेंचुअली मेरी शादी हो गई। अब सब सेटल है, मेरे 2 लड़के हैं, मेरे माता पिता इनसे मैं रेगुलर मिलता हूँ, उनके साथ रहा हूँ अब जब मैं जलगांव में था।
तो अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब जब मैंने शादी की थी तब मैं 4 साल घर से मुझे बाहर रहना पड़ा था, ना कोई मुझे डायरेक्ट मिलने को मिला, ना फोन पर बात करने को मिली। तो काफी स्ट्रेसफुल समय था। तो इस अनुभव से मैं गुजरा हूँ, और क्या क्या होता है, मेरे कुछ दोस्तों ने ऐसे अनुभव से जाते समय उनको क्या हुआ, सहना पड़ा, उनकी क्या तकलीफ हुई। कुछ दोस्तों के सुसाइड्स हो गए, कुछ जो ऐसे मैटर होते हैं उसमें लोग सुसाइड कर देते हैं। भारत में तो आजकल हत्या भी हो जाती है, पहले भी होती थी। तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा जिनको प्रेम विवाह करना है, लव अफेयर करना है, उनसे मैं पहले कहूंगा कि मेरी इस विषय पर 3 सजेशन है आपको। पहली चीज है कि आप फिक्स डिसाइड कर लें कि आपको एक दूसरे से सही में प्यार है और आपको ये कंटिन्यू करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे जाकर अगर बहुत बड़ी समस्याएं हो जाए तो आप एक दूसरे को छोड़ना नहीं। ऐसे कभी कभी हालात आ जाते हैं कि एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं लोग, और उसमें डिवोर्स हो जाते हैं। ये बातें भी हो सकती है, लेकिन ये अच्छी बातें नहीं है, लेकिन होती है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे और आप कंटिन्यू करेंगे, किसी भी हालत में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये तय हो जाता है तो दूसरी बात आती है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो क्या। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो प्लीज ये लव अफेयर मत करिए, और लव अफेयर है तो शादी तक के निर्णय मत लीजिए। क्योंकि अगर आप खुद पैसे नहीं कमा रहे हो और आप पापा और मम्मी के स्कॉलरशिप पे आप खुद जी रहे हो, तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो लोग नहीं कर बैठेंगे तो उनका अगर अपोजिशन आता है तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और तीसरी जो बात होती है इसमें, आप जो कुछ लोग, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे घर के लोग क्या कहेंगे उसके बाद मैं निर्णय लूंगा। मेरे मम्मी के ऊपर डिपेंड है, मेरे पापा के ऊपर डिपेंड है। और फिर शुरू में तो हम आगे निकल जाते हैं, और बाद में फिर इसमें हम पीछे हट जाते हैं। जैसे ही मम्मी धमकी दे देती है या पापा धमकी दे देते हैं कि अगर तुम ये कर लोगे तो मैं जान दे दूंगा, अगर ये करोगे तो मैं खुद को मार दूंगा। अगर ये ऐसे धमकियों के असर से आप अपना लव अफेयर ब्रेक करने वाले हो तो शुरू ही मत कीजिए। ये धमकियां मुझे भी आई थी, मेरे भी घर वालों ने मुझे ये धमकियां दी थी, मारने की और मरने की। लेकिन मैंने फिक्स कर लिया था कि जिस लड़की को मैंने वचन दिया है उससे मैं शादी करूंगा, और उसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े और उसके लिए मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो यह फिक्स कर लिया था। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डॉक्टरी करने के बाद आ गया, तो वो चीज भी थी। और किसी के ना करने पे, रिजेक्ट करने पे मैं उस लड़की को छोड़ना, ये नामुमकिन बात थी। तो ये तीनों चीजें आपकी फिक्स हो तो गो अहेड, फिर किसी की मत सुनो। लेकिन आप घर वालों से बात करो, संवाद कीजिए। अगर, क्योंकि संवाद से काफी सारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं और आप लोग फिक्स है, कमिटेड है, तो आपको शादी करनी चाहिए। फिर आपका मजहब कुछ भी हो, आपकी जाति कुछ भी हो। और घर वाले जो लोग हैं जो ऐसे माहौल में अपोज करते हैं, उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप लोग प्लीज एक बात समझिए। आप अगर आपके बच्चे को या बच्ची को, लड़की को स्कूल में भेजते हो तो वहां पर वो साइंस पढ़ते हैं। साइंस में सिखाया जाता है कि ऐसी कोई जाति या धर्म या मजहब ये नहीं होता है, ये सब मानव निर्मित है। तो आप अगर स्कूल में उनको भेज रहे हो तो ये जो नेचर का जो सत्य है वो पढ़ेंगे, और वो अपने जीवन में भी इसको उतारेंगे, और आप उसको विरोध करेंगे घर से। तो ये बात एक कॉन्ट्रास्टिंग हो जाती है। दूसरी जो बात है कि वो वहां पर जाकर नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे, सिविक्स, उसमें कानून पढ़ाया जाएगा, और आप उनको विरोध करेंगे कि नहीं आप शादी नहीं कर सकते हो, और वो बोलेंगे कि 18 साल के ऊपर तो हम हमारा डिसीजन ले सकते हैं। आप अपने लड़कों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, वकीली की डिग्री करवाओगे और उनको बोलोगे कि तुम आपकी मर्जी से नहीं, हम हमारी जाति में हमारी मर्जी से आपको शादी कराएंगे। तो आप ये विरोधाभास जो है आपको ये रोकना होगा। जब तक आपका लड़का और लड़की खुश है और वो उनका फैमिली लाइफ ठीक से करने वाले हैं, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो अब इंटरनेशनल लेवल पे रहता हूँ। मैं तो मेरे लड़कों को ये भी नहीं बता सकता हूँ कि आपका
डैड और मम इनका अलग अलग रिलीजन है, तो आपको इन्हीं दो रिलीजन में शादी करना है, नहीं बता सकता हूँ। कल को अगर वो तीसरे रिलीजन की लड़की से, तो कुछ अलग कलर की लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो मुझे उसके लिए ओपन रहना चाहिए, क्योंकि यही नेचर है, यही साइंस है, और साइंस को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये बात मैं आपको पेरेंट्स करके बताता हूँ। देखते हैं हम अगर अक्षय या पीयूष को जोड़ सकते हैं तो। अक्षय, कैन यू हियर मी? यस, यस यस ओके, वेलकम। तो यस अक्षय, मैंने तीन तीन मुद्दों पर बात की है, तो जी फिर से वो रिपीट ना हो। जी लव मैरिजेस एंड सुसाइड्स, जी आई हैव टॉक्ड अबाउट बिजनेस पीपल एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट फार्मर्स। सो इफ ओके यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग मोर, प्लीज फील फ्री। जी। जस्ट अगर आप मुझे बता दें कि कौन से क्वेश्चन पे जाना है तो मैं वहां से कैरी कर पाऊंगा। उसके पहले आपसे गुजारिश है कि जो आपने अपनी हम्म। किताब में, जो पहली जो आपकी किताब थी, जो आपका पूरा प्रवास रहा था, उसके बारे में आपने लिखा था, उसका एक जिक्र और एक जो इंसिडेंस आपने बहुत अच्छे से खूबी से लिखा था, उसको मैं आपको रिमाइंड करवा देना चाहूंगा कि दर्शकों को शायद वो बताए कि जैसे यू वर अबाउट टू लीव द इंडिया एंड एट दैट टाइम पेरेंट्स गॉट कन्विंस, तो वो किस्सा क्या था, वो एग्जैक्ट इंसिडेंस अगर आप शेयर कर पाएंगे तो अफेक्शन फैमिली ने जो आपको छोड़ दिया था कि अच्छा छोड़ो जाने दो इसको, जो जहां जा रहा है उसका वो देख लेगा, बट हाउ यू पीपल गॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, तो अफेक्शन वाला पार्ट कैसे काम कर गया था रिलेशनशिप में, दैट विल बी मच बेटर फॉर आवर व्यूअर्स, क्योंकि यंगस्टर्स भी देख रहे हैं डॉक्टर। आपसे गुजारिश है। बिल्कुल, वो मेरी किताब में भी है, परत माय भूमि कड़े, मराठी और गुजराती में भी आई है किताब। तो इस जैसे मैंने एमबीबीएस, मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया, तो मेरी रजिस्टर मैरिज हो गई। रजिस्टर मैरिज में मेरे जो करीबी दोस्त है, 3 लोग, और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, हम 5 लोग रजिस्ट्रेशन के लिए गए। रजिस्ट्रेशन हो गया, और बाद में फिर ये घर पर भी डिक्लेयर हो गया। तो वो नाराज हो गए, उन्होंने तो ये स्वीकारा नहीं। वो बोले कि अब तुम हमारे लिए मर गए हो, अब हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, आप घर पर नहीं आना। तो मैंने एमडी का मेरा ट्रेनिंग शुरू हो गया, उसके बाद 3 साल, और उसके पहले 1 साल का हमारा ट्रेनिंग रहता है एमडी के पहले। तो 4 साल मैं उनके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं था, कोई बात भी फोन पर नहीं होती थी। 4 साल के बाद जब मैंने यूके जाने का निर्णय लिया, तो उस वक्त मेरी जो पत्नी है, मेरी गर्लफ्रेंड और पत्नी एक ही है, तो उसने मुझे स्ट्रांगली कहा कि बिफोर यू लीव, तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जाके मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने तो नहीं बोल के रखा है, और वो मुझे वेलकम भी नहीं करेंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। वो बोली वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मारेंगे, तो तुम निकल आना वहां से, लेकिन तुम्हें वहां उन्हें जाकर मिलना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग, तुम्हारी ये ड्यूटी है। क्योंकि उन्होंने अगर तुम्हें घर से किकआउट भी कर दिया है, तो भी तुम उनके पुत्र हो, एंड यू हैव टू गो एंड सी देम। तो हम लोग चले गए, मैं उसको लेके चला गया, और वो बोली कि तुम अकेले नहीं जाना है, अगर उनके घर जाना है तो मेरे साथ तुमको जाना है, ताकि वो एक्सेप्ट करेंगे तुमको, तो वो मेरे साथ एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं वैसे उसके साथ निकल गया। एंड वो मुझे उनको मालूम था कि मैं यूके जा रहा हूँ, तो वो पहले से ही मेरी राह देख रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग इतना खींचते हैं रिलेशंस में, हमारा ईगो इतना खींच जाता है कि हम सामने जो व्यक्ति होती है, हमारा बेटा या हमारे माता पिता, उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसका इजहार करना भी हमें मुश्किल हो जाता है। ये ईगो की वजह से दूरी हो जाती है, संवाद नहीं रहता है। तो ये हमें छोड़ देना चाहिए। अगर लड़का या लड़की कहती है कि मुझे किसी बाहर के जात या धर्म में, मजहब में शादी करना है, हमारे पसंद का नहीं है, हमें वो बिल्कुल हम उनसे सहमत नहीं है, फिर भी वो उनकी चॉइस है, तो हमें उनसे बोलना चाहिए मैं तो सहमत नहीं हूँ, बट आप अगर करना चाहते हो गो अहेड, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर उसमें कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम है, आपको मालूम है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके लड़के या लड़की को पता नहीं है, तो आप बता सकते हैं। संवाद होना चाहिए, ना कि नहीं हमारे जाति के बाहर हम करने नहीं देंगे, अगर ऐसा करेंगे तो आपको हम हकाल देंगे, आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रख पाएंगे। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, ये पुरानी पुरानी सदियों की बात हो गई। अब ये 21वीं सदी है, इसमें जिसको जिस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं उनसे करनी चाहिए, और समाज अगर इन शादियों को ठीक से सपोर्ट करता है, मान्यता देता है, तो ये शादियां सक्सेसफुल होगी।
समाज इसको सपोर्ट नहीं करता है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो उनको अड़चन आती है, उनको प्रॉब्लम्स आती है और इसलिए वो सक्सेस नहीं होती है। तो इस तरह मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो यहाँ पर यूके में हमारे साथ आए, हमारे बच्चों के साथ रहे, मेरे जब बच्चे यहाँ पे जन्मे यूके में तो उनके साथ रहे, फिर हम वापस गए इंडिया में, तब भी उनके साथ ही रहे हम। तो काफी माहौल है, हम इंडिया से यूके आते हैं तो हमसे ज्यादा वो हमारे बच्चों के लिए ज्यादा रोते हैं। तो ये जुड़ाव तो रहता ही है पोता पोतियों पोतियों के लिए। तो संवाद, कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्षय, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे लगता है कि यंगस्टर्स इसको बहुत ही आसानी से हैंडल करेंगे अगर वो ऐसा कुछ सेंसिटिव निर्णय अपने लाइफ में अपने पार्टनर्स के हिसाब से अगर वो कुछ लेने वाले हो तो डॉक्टर आगे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि स्कूल, कॉलेजेस तथा वर्क प्लेस या फिर अन्य सामाजिक जगह पर भी जात, जमात, लिंग और आर्थिक स्तर पर आधारित भेदभाव का सामना हमें करना पड़ता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। कई बार व्यक्ति इस डिस्क्रिमिनेशन पर सबके सामने चर्चा नहीं कर पाता है, खुल के नहीं बोल पाता है और ना ही अपनी कॉम्प्लीमेंट दे पाता है। तो कई बार यह भेदभाव सूक्ष्म स्तर पर कार्यरत होता है। द डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न विच वर्क्स ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिस ड्यूरिंग योर होल लाइफ जर्नी। If you are specifically belonging from SC, ST, OBC, anti-vision minorities and including women, तो हमेशा होने वाली ये जो ह्यूमिलिएशन जो होती है जिसके वजह से व्यक्ति निराश हो जाता है और अपना मानसिक स्वास्थ्य खो बैठता है। तो डॉक्टर, कोई खुद जो अगर इस हालात में सफर कर रहा है तो इन हालात से हमें उसको ओवरकम कैसे करने के लिए आप सुझाव क्या देना चाहोगे? या फिर खुदकुशी तक जो एट रिस्क पेशेंट पहुंच जाता है, कोई क्लाइंट पहुंच जाता है इस डिसीजन तक that there is nothing in my life, nothing, I'm nothing for good and attempting suicide is the last option in my life। तो इस थॉट को ब्रेक करने के लिए, ये निगेटिविटी थॉट चेन को ब्रेक करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे डॉक्टर? अक्षय, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी भारत में हमारे स्कूल्स, कॉलेज, काम की जगहों पर और ओवरऑल सोसाइटी में भी ये जात पात अभी भी चलता है और इसके ऊपर कोई खुले से चर्चा नहीं होती है। अगर चर्चा होती है तो उनको जातीयवादी कह दिया जाता है। अगर कोई रिजर्वेशन वालों के लिए बात करता है तो जो नॉन रिजर्वेशन के ओपन के लोग होते हैं वो उनको रिजर्वेशन के बेसिस पे बिना सोचे समझे अपोज करना शुरू कर देते हैं। और जो रिजर्वेशन या बहुजन लोग होते हैं वो भी सीधा सीधा सारे सवर्णों को टारगेट करके उनके खिलाफ में बात छेड़ देते हैं। तो ये एक इमैच्योर लेवल पे चल रहा है भारत में। मैं अब वेस्ट में हूँ, यहाँ पर जो भेदभाव के मामले आते हैं उनके ऊपर खुले से चर्चा होती है, गवर्नमेंट लेवल पर मीडिया में आता है, स्कूलों में और वर्क प्लेसेस में बच्चों को सिखाया जाता है कि भेदभाव किसे कहते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक आंदोलन चल रहा है। ये काफी पुराना कुछ सालों से चल रहा है, लेकिन अमेरिका की घटना की वजह से फिर चर्चा में आ गया है। और कोरोना में भी कुछ इंडियंस और कुछ अफ्रीकन, ब्लैक अफ्रीकन्स, एशियन डॉक्टर्स की ज्यादा मौत हुई। तो इसकी वजह से भी बहुत बड़ी इंक्वायरी यहाँ पर हो गई कि ऐसा क्यों हुआ, कहीं इन पर अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो ये जो ओपनली यहाँ की सरकारें, यहाँ की सिस्टम्स, यहाँ के स्कूल, यहाँ के यूनिवर्सिटीज और समाज ओपनली इन चीजों पर बात करता है और जो कमजोर घटक होते हैं जिन्हें रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं मिला होता है उनके समर्थन में यहाँ के जो मेजॉरिटी है वो आ जाते हैं। अब आप अगर देखोगे ठीक से तो ब्लैक लाइव्स मैटर ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें काफी सारे व्हाइट लोग भी उतर गए हैं समर्थन में इस आंदोलन के। तो भारत में ये चीज नहीं होती है। भारत में अगर कोई दलित के खिलाफ अन्याय होता है तो दलित संगठन आ जाते हैं, और अगर पॉलिटिक्स इलेक्शन का टाइम है तो कोई राजनीतिक संगठन इसमें कूद जाते हैं। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, मैंने पीछे भी एक वीडियो पर कहा था जो मेरे यूट्यूब पर, फेसबुक पर है, जैसे अमेरिका में एक ब्लैक आदमी के मर जाने पर व्हाइट लोग रास्ते पर आ गए, तो हमारे देश में एक रोहित वेमुला के मरने पर आरएसएस की जो संगठन है एबीवीपी, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाया? आप दिखा दो मुझे कि आरएसएस ने इस अन्याय के खिलाफ पर लड़ाई लड़ी है। उल्टा वो तो रोहित वेमुला को बदनाम करने में लगे, उसकी जाति खोजने में लगे। तो ये इस तरीका जो गैर जिम्मेदारी वाला बर्ताव जो हमारे संगठन करते हैं, कोई मुसलमान मारा जाता है मॉब लिंचिंग में, तो हमारे यहाँ के कुछ संगठन इन आरोपियों को बाहर निकलने बाद उनको
हीरो की तरह, भगवान की तरह उनका सम्मान करते हैं, मॉब लिंचर्स का। तो ये जो बचपना हमारे यहाँ पर चल रहा है, ये बहुत गलत है। मैंने खुद जब मैं मेडिकल स्कूल में था तो ये सारा देखा हुआ है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये लोग भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और जो अपने जात का है या कोई अपने पहचान का है उसको ज्यादा ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देंगे, जो दूसरी जाति का है, रिजर्वेशन का है, उसको कम ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देंगे। सब लोग नहीं करते हैं। मैंने खुद कभी ये महसूस नहीं किया है, लेकिन मैंने होते हुए देखा है। हमारा एक दोस्त था, रिजर्वेशन से उसने सर्जरी ज्वाइन किया था, सर्जरी का ट्रेनिंग, MS सर्जरी। लेकिन वो ऐसे ग्रुप में काम कर रहा था जहां पर सारे ज्यादातर वो सवर्ण लोग थे। तो उन्होंने इस SC के कैंडिडेट को इस तरीके से टॉर्चर किया कुछ महीनों तक, वो सर्जरी का ट्रेनिंग छोड़ के चला गया था। और हालांकि वह काफी सारे ओपन के कैंडिडेट से भी अच्छा डॉक्टर था, पेशेंट्स के लिए और उसके रिजल्ट्स के लिए वो काफी अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति था। लेकिन इस टॉर्चर की वजह से, और टॉर्चर इसलिए हो रहा था कि वो SC कैटेगरी से आया था, तो वो छोड़कर चला गया, वो डिप्रेस हो गया। ऐसे काफी सारे मामले आते हैं जहां पर लोगों को सामना करना पड़ता है अपनी जाति की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से। मुस्लिम लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को करना पड़ता है। और कुछ जगह पर सवर्ण जो होते हैं विद्यार्थी, उनको भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो रिजर्वेशन के होते हैं। तो ये दोनों तरफ से होता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में जो पिछड़ी जाति के, बहुजन है, आदिवासी है, दलित है, इनको ये सामना करना पड़ता है। इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि सारे बड़े पोजीशंस में यूनिवर्सिटी के VCs, डीन, प्रोफेसर, ये सारे सवर्ण लोग बैठे हुए हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे खुद के डिपार्टमेंट में, मैं एनेस्थेसिया में ट्रेन हुआ था इंडिया में, हमारे जो HODs थे, हमारे जो प्रोफेसर्स थे, ये काफी सारे सवर्ण थे, ब्राह्मण थे। लेकिन ये ख्याल रखते थे अपने ट्रेनिस का, कि कोई रिजर्वेशन का ट्रेनी है, कोई गरीब ग्रामीण इलाके से आया हुआ डॉक्टर है, ट्रेनी डॉक्टर, उसको ये ना लगे कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो वो खुद उसको बुला के उसके साथ बात करके ट्रेनिंग किया करते थे। मैं ये हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे किताब में भी मैंने ये देखा है। तो इस तरीके के अगर सुपरवाइजर्स हो, ट्रेनर्स हो, तो आपके डिपार्टमेंट में, आपके कॉलेज में, स्कूल में ये सुसाइड का जो माहौल है ये कम हो जाएगा। लोग डिप्रेस नहीं होंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके गुण गाएंगे। तो ये बदलना चाहिए। और स्टूडेंट्स का जो ये मुद्दा है, जो लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं उन लोगों को दो तरह की लड़ाई लड़नी होती है। एक तो मानसिक दबाव, स्ट्रेस आ जाता है, जिससे वो नकारात्मकता आती है और सुसाइड तक चली जाती है। और दूसरी तरफ इनको यह यंत्रणा के खिलाफ लड़ाई लड़े या गुलामी में रहे, ऐसा एक प्रिंसिपल का सवाल आ जाता है। तो इस हालात में दोनों तरह की लड़ाई लड़ना जरूरी होता है। एक तो खुद को मजबूत करे, खुद को संभाले, खुद के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल करे, और दूसरी तरफ अकेले ना लड़ते हुए किसी संगठन से जुड़े, एक साथ आवाज उठाए और यंत्रणा के चेंज के लिए प्रयत्न करते रहे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पर काम होना चाहिए। ओवर टू यू अक्षय। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे जा रहे हैं डॉक्टर जी, आपके ओपिनियंस और आपका जो एक क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव, जो कुछ भी आपका आज की तारीख तक अनुभव रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा आपसे गुजारिश करूंगा कि यूथ को एड्रेस करने के लिए आप हमेशा हम जैसे यंगस्टर्स के साथ में, इंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ते रहिएगा। आगे हम प्रश्न लेते हैं डॉक्टर साहब। तो मुझे बताइए, ये वर्क प्लेस वाला क्वेश्चन तो हम अभी कर लिए शायद। Have we done this question, doc? Yeah, just spoke to you about this. Yeah. Acha. Do you have any more questions? Yeah. We have two more left. Okay. And you have handled this one, right? Yeah. We've done that. I've talked on that as well. Okay. तो आगे का सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, तृतीयपंथी व्यक्तियों के लाइवलीहुड का जो प्रश्न है, जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है इस लॉकडाउन के दरमियान, यहाँ तक कि कोरोना अवधि के बाद भी उनके लाइवलीहुड का सवाल जल्दी ही हल नहीं हो पाएगा। आप इस संबंध में काम करने वाले लोगों का क्या मार्गदर्शन करेंगे? ऐसे व्यक्ति या फिर संगठन अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं? यस।
ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तृतीय पंथी, इनको एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और यह कम्युनिटी जो है, इनको काफी सारी समस्याएं सामान्य हालात जब होते हैं उसी समय में होती है। अब कोरोना के समय तो इनके हालत और खराब हो गए हैं। तो इन लोगों को शारीरिक समस्याएं हो सकती है, क्योंकि इन लोगों में जो एचआईवी और जो अदर डिसीजेस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इनका प्रमाण ज्यादा पाया जाता है। यह मैं अंतरराष्ट्रीय बात कर रहा हूँ। एचआईवी का परसेंटेज इन लोगों में 5 टाइम्स मोर हो सकता है। ये सभी में होता है ऐसा नहीं, लेकिन ओवरऑल जो दुनिया की जो बात है वो मैं कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी कम होती है, और जो अब कोरोना के दरमियान इनको ज्यादा रिस्क हो सकती है। अगर किसी को कोरोना का कांटेक्ट हो गया तो इनकी जान को ज्यादा खतरा है सामान्य नागरिकों से। दूसरी जो बात है, इन लोगों के जैसी जिंदगी होती है, ये काफी लोग करीबी से रहते हैं, इनका जनसंपर्क रहता है, तो ये करीबी रहने से कोरोना का फैलाव इनकी कम्युनिटी में ज्यादा हो सकता है। तो इन लोगों को ज्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए इन हालात में। मानसिक जो समस्याएं होती है, तृतीय पंथी लोगों में ऑलरेडी इनको जो सारी मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इनके बारे में कोई पॉजिटिव कोई बोलता नहीं है, इनको सपोर्ट नहीं रहता है, तो काफी सारी मानसिक समस्याएं ऑलरेडी होती है। घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, सब नकारात्मक उनके लिए वातावरण होता है। और अब कोरोना का सोशल आइसोलेशन, लॉकडाउन, कोई सपोर्ट नहीं है, रोजी रोटी जो थोड़ी बहुत रहती है वो भी छिन गई है। तो अब इन पर जैसे पहाड़ टूट गया हो। तो एक काफी बुरे हाल में है ये लोग आजकल। उनकी आर्थिक स्रोत जो है, जो पैसे थोड़े वो इधर उधर से मिलते हैं, वो बंद हो गए हैं। तो मैं कुछ चीजों पर मार्गदर्शन ये करूंगा कि इन लोगों को पैसा कहाँ से आए इसका तो मैं जानकार नहीं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट या कोई भी इस क्षेत्र में कोई बड़ी संगठन काम कर रही हो, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन लोगों को जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता, जब तक ये लोग खुद पैसा नहीं कमा पाते, तब तक डायरेक्ट कैश की हेल्प इनको दी जानी चाहिए। इनकी खाने की, रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए, और इनको आरोग्य सुविधा फ्री में कैसे उपलब्ध हो ये देखा जाना चाहिए। तो ये आरोग्य की बात है। और मैंने इनको क्या रिस्क है और उन्होंने सोशल डिस्टेंस क्यों इसका पालन करना चाहिए ये शुरू में बताया है। अब दूसरी जो चीज है, जो स्मोकिंग या और कोई जो एडिक्शन है, इनका भी प्रमाण इन लोगों में ज्यादा होता है, और स्मोकिंग से कोरोना बढ़ता है, और कोरोना अगर स्मोकर्स में हो गया तो इसके रिस्क और ज्यादा बढ़ते हैं। तो इस चीज को भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। स्मोकिंग करते हो तो आप बंद करिए। एक दूसरे के सिगरेट या आप टोबैको खाते होगे, गुटखा, तो वो जो शेयरिंग रहता है वो बंद करिए। आपसी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और दूसरों लोगों से भी सोशल की जो दूरी है वो बनाए रखें। आपकी जो रेगुलर कुछ दवाएं होगी किसी और अन्य बीमारी के लिए, उसको रेगुलर उसका सेवन करें। नींद, आहार और व्यायाम, ये 3 चीजें आपको बहुत जरूरी है। आप तृतीय पंथी है, इसका मतलब इससे आप छूट नहीं पाएंगे। आपको नींद कर बहुत जरूरी है, 7-8 घंटे। आपके लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, और आपका आहार भी अच्छा होना जरूरी है। नहीं तो आप कोरोना में और ज्यादा वीक हो जाओगे, और प्रतिकार शक्ति आपकी कम होने की संभावना रहेगी। और लॉन्ग टर्म जो है, इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। सोसाइटी तो हमारी इंडियन सोसाइटी अभी भी इतनी अपरिपक्व है, इतनी इमैच्योर है कि इससे हम कैसे छुटकारा पाए, ये एक लंबी लड़ाई है। सोसाइटी का एजुकेशन, रेजिंग अवेयरनेस, सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा अलग अलग वीडियो जारी करके लोगों का मत परिवर्तन करना, ताकि तृतीय पंथी लोगों के बारे में वो न्यूट्रल ख्याल रखे, सहानुभूति रखे, उनकी मदद करने की एक इच्छा रखे। तो ये लंबी लड़ाई है, लेकिन शॉर्ट रन में एलजीबीटीक्यू लोगों के लिए लोगों को अपना खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, और लोगों ने भी उनकी मदद करनी चाहिए।
ओवर टू यू अक्षय। जी जी। हाँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को जितने डीपली एड्रेस कर रहे हो, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, आप के एक पॉलिसी लेवल का बात बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हो। हम इस पे आगे जाके काम बहुत ताकती से करेंगे, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और सर, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा। जी, तो ये स्पेसिफिकली LGBTQI कम्युनिटी से रिलेटेड है। जैसे कि आपने कहा कि इनका जो असर्शन दिखाई देता है पिछले कई सदियों से, पिछले कोई कुछ डिकेड से, तब जाके कुछ अप्रूवल्स हुए, लीगल फाइट्स इंडिया में भी इनकी जीती गई है। तो ये स्पेसिफिक कम्युनिटी रिलेटेड सवाल है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लैंगिक भिन्नता यानी कि LGBTQI कम्युनिटी से जो बिलोंग करने वाली व्यक्ति है, उसको स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, सामाजिक स्थानों में हर जगह पर उपहास या फिर टीका टिप्पणी का सामना करना पड़ता है। शारीरिक स्वरूप की आलोचना की जाती है। इससे मानसिक तनाव बढ़ना, आत्महत्या कर लेना, इन जैसे डिसीजंस लेते हुए LGBTQI कम्युनिटी से जो बिलोंग करने वाले कैंडिडेट है, इनका बहुत ही ज्यादा परसेंटेज हमें दिखाई दिया गया है बड़े पैमाने पे। एज इवन आई एग्री विथ यू दैट ये इंटरनेशनल पैमाने पे भी हो चुका होगा। तो इसके बारे में कोई भी बात खुलकर नहीं की जाती है, क्योंकि स्टिग्मा है, एक नेगेटिविटी है, या फिर प्रीजुडाइसेस है जो हमारे सोसाइटल, जैसे कि आपने पिछले स्टार्टिंग में कहा था कि पैट्रियार्कल सोसाइटी इतना डीप रूटेड है कि सबसे पहले हमें स्ट्रगल डीप रूट पे घाव करना जरूरी है। तो ये सिलसिला सेम थिंग इज विद जेंडर एंड लेंस पर्सपेक्टिव। तो सवाल ये है डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति अगर इस सब का सामना कर रहा हो, तो वो कैसे सामना कर सकता है? क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रोफेशन पूरी आबादी के तुलना में, पूरी आबादी की रेशो में बहुत ही कम है। आप अगर कहो कि ये गिने चुने उंगलियों पे गिनने जितने हैं, तो भी कुछ गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो हम ऐसे लोगों को कैसे मदद दे सकते हैं जो इस बात का सामना कर रहे हैं, जो कि सफरिंग मोड में है आज की तारीख में? डॉक्टर अक्षय, ये सवाल, ये काफी सारे मुद्दे मैंने पिछले सवाल के आंसर में ही दिए थे, लेकिन फिर से एक शॉर्ट में मैं बोलूंगा कि ये दो लेवल की, दो स्तर की लड़ाई है। एक LGBTQ कम्युनिटी जो है, इनको खुद को स्ट्रांग होना है, खुद के लेवल पर। इनको खुद को अपनी एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लड़ाई लड़ते हुए वैयक्तिक लेवल पर, मतलब खुद के पर्सनल लेवल पर भी स्ट्रांग होना है। मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, सोशली स्ट्रांग और पॉलिटिकली स्ट्रांग। अब कुछ देशों में LGBTQ कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं। ऐसा वातावरण हमारे देश में भी होना चाहिए, हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि ये हमारे नागरिक है, ये हमारे भाई बहन है। ये कोई अलग लोग नहीं है, ये कोई सीमा पार से नहीं आए हैं, ये कोई अलग प्राणी नहीं है, ये मनुष्य, हमारे ही मनुष्य ही है। तो जैसे हम दलितों की बात करते हैं या माइनॉरिटीज की बात करते हैं, तो वैसे ही LGBTQ ये हमारी एक कम्युनिटी है। अगर समाज में स्वतंत्र विचार को बढ़ावा दिया जाए तो ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। काफी सारे लोग जो घर में, समाज में छिपे बैठे हुए हैं, जो ये कबूलने से डरते हैं कि वो तृतीय पंथी सो खुद को महसूस करते हैं, ऐसे सारे लोग बाहर आएंगे तो ये बहुत बड़ा समाज हमारे यहाँ पर है। और ये कोई अलग समाज नहीं है। मैं तो इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि ये कोई अलग कम्युनिटी है। ये हमारे लोग एक बस खुद को अलग महसूस करते हैं। ये मेल फीमेल ये जो होता है, और इसमें काफी सारा एनवायरनमेंट, जेनेटिक, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये अलग लोग नहीं है, इनको हमने, समाज ने, हमारे ही लोग ऐसा एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक LGBTQ नाम की, QI नाम की कम्युनिटी इनको चलानी पड़ती है, और हम अपने खुद के हक के लिए लड़ना पड़ता है। और कोई मूर्ख पॉलिटिशियन इनके नाम से बुरे लोगों को गाली देता है। तो ये तो मानसिकता, ये मेल डोमिनेटेड जो मानसिकता, जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी मानसिकता है, इसकी इसकी ये परिणति है कि महिला को या मर्द से जो अलग तरीके के जो लिंग है उनको इंफीरियर समझना। तो ये बात समाज के लेवल पर भी होनी चाहिए। और ये LGBTQI के जो लोग खुद को अलग समझते हैं, तृतीय पंथी मानते हैं, उन्होंने भी अपनी जगह बनानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर इनकी आर्थिक स्थिति ठीक से सुधर जाए, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाए, बड़े आर्टिस्ट हो जाए, बड़े लेखक हो जाए, तो
इनको रास्ते पर लोगों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, इनको दूसरे लोगों के पास जॉब मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ये खुद जॉब क्रिएटर हो जाएंगे, ये एंटरप्रेन्योर्स हो जाएंगे। तो ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग सक्सेसफुल हो, ये प्राइम मिनिस्टर्स हो, ये एमपीज एमएलएस हो, ना कि दूसरों पर निर्भर हो। तो काफी सारे लोग इस कम्युनिटी के आगे आ रहे हैं, अब ये वातावरण चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको लंबा लंबा रास्ता अभी तक पार करना है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण ओपिनियन आपने रखा है। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर, तो ये आज के सेशन का अपना आखिरी सवाल है सर। तो बच्चों में मोबाइल की लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो पहले से भी थी, लेकिन लॉकडाउन में उसका ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ गया है। तो चाइल्ड अब्यूज या फिर हिंसक गेम्स, हिंसक खेल जो मोबाइल के जरिए खेले जाते हैं बच्चों के जरिए, पबजी रहा हो या फिर कोई भी गेम रहोगी, स्पेसिफिकली कोई केक में बन है, कोई किसी को शूट कर रहा है, तो ये जो वायलेंट एक्टिविटी दिखाने वाले जो गेम है, जिसका क्रेजीनेस बच्चों में, टीनेजर्स में तथा अडल्ट में भी बहुत ज्यादा पाया गया है, तो इससे आने वाला तनाव और उसके कारण होने वाली आत्महत्याएं, इस पर बहुत कम चर्चा होते हुए दिखाई देती है हमें। लॉकडाउन में बच्चों के मोबाइल का उपयोग बढ़ गया है, और ये सब आप कैसे देखते हो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल? आपका इतने सालों का तजुर्बा क्या कहता है, और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने में हमें क्या भूमिका निभानी चाहिए? सो दिस इज अबाउट पेरेंटिंग। यस डॉक्टर। तो मैं खुद एक पेरेंट हूँ अक्षय, और मैं एक डॉक्टर भी हूँ जो साइकोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में काम करता हूँ। मैं पेन मेडिसिन में हम साइकोलॉजी से डील करते हैं, तो उसमें बच्चे भी आते हैं। और स्क्रीन एडिक्शन तो आजकल ये पैंडेमिक हो गया है, ये कोरोना से भी बड़ा पैंडेमिक है, तो इसको काफी अर्जेंट बेसिस पे एड्रेस करना जरूरी है। बच्चों को कोरोना से कुछ नहीं होता है, बच्चों को कोरोना उस उनके जरिए ट्रांसमिट भी बहुत कम होता है और उनको डिसीज भी कम करता है, लेकिन स्क्रीन का जो कोरोना है वो काफी जल्दी वो पिकअप करते हैं और उससे बाधित भी हो जाते हैं। तो ये हमें जरूर समझना चाहिए, और उसके दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। बच्चों में शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ रही है, और उनकी जो लाइफस्टाइल उससे बदलेगी, उससे वो डायबिटीज, जल्दी ब्लड प्रेशर होना, हार्ट की बीमारियां होना, ये बच्चों में कम उम्र में हम देखने वाले हैं। और वो दिखाई भी दे रहा है काफी सारे देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में। आंखों की समस्याएं और मानसिक समस्याएं काफी बड़ी है स्क्रीन, एक्सेसिव स्क्रीन की वजह से। एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन, चिड़चिड़ करना, यहाँ तक कि सुसाइडल थिंकिंग, ये बच्चों में बढ़ा है। और इसके जिम्मेदार काफी हद तक हम एडल्ट्स ही है, क्योंकि हम लोग उनको स्क्रीन दे देते हैं लेकिन उनको सुपरवाइज नहीं करते हैं, उनको समय नहीं देते हैं। तो हम लोग उसको एक अल्टरनेटिव समझते हैं कि हम, हमारे पास समय नहीं है, हम उनको समय नहीं दे पाते, देख नहीं पाते, तो उनको स्क्रीन पर खेलने दो। या हमको स्क्रीन पर खेलना है तो उनको भी अलाउड होता है। जब फिर वो सवाल पूछते हैं, आप तो स्क्रीन पर हो, फिर हमें क्यों रोक रहे हो, तो हम उनको भी खेलने देते हैं। तो ये हमारी वजह से ये समस्या बढ़ रही है। हम तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जा ही रहे हैं एडल्ट, लेकिन बच्चे उसकी वजह से जा रहे हैं, तो ये नेक्स्ट जनरेशन उनका काफी सफर होने वाला है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा खुद का कंट्रोल बहुत जरूरी है। हम हमारे एग्जाम्पल से उन्हें सिखाएंगे कि ये स्क्रीन कब तक यूज करना है, किन चीजों के लिए यूज करना है, इस पर क्या नहीं करना है। और ये ठीक तरीके से जो सुपरविजन हम करते हैं, ये जरूरी है। वो स्क्रीन पर क्या यूज करते हैं, कौन से गेम्स खेलते हैं, किन किन फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करते हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें उनके साथ वार्तालाप, रेगुलर टॉकिंग करना चाहिए, उनके साथ दोस्ती बनी रहे। तो आजकल उल्टा हो रहा है, वो स्क्रीन से दोस्ती हो गई और मम और डैड दूर हो गए। ये बात कुछ अलग अच्छी नहीं है। तो हमें इसके लिए उनसे बात करें, उनके ऊपर चिड़चिड़ ना करें, इरिटेट ना हो, शांति से बात हो, उनको एंगेज करें। उनके साथ रात को वो मोबाइल के साथ ना सोए, ताकि हम उनके लिए कुछ किताब की स्टोरी पढ़े या उनको स्टोरी बताए। हम खुद बेड में मोबाइल लेके ना सोए, मोबाइल अलग रख के, स्क्रीन अलग रख के सोए। हम खुद टीवी के सामने ना सोए। ये सिर्फ हम उन्हें दिखाएं हमारे एग्जाम्पल से, तो वो सीखेंगे और वो मानेंगे भी। तो ये कुछ हम खुद में बदलाव लाना हमें जरूरी है। अक्षय, ओवर टू यू। जी जी जी।
तो इस चर्चा के साथ साथ मैं ये पूरी चर्चा क्लोज करने से पहले आपसे साधारण सवाल पूछना चाहूंगा। हालांकि मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारे सवाल पूरे हुए हैं या नहीं। तो जी जी, ये हमारा आखिरी सवाल था बच्चों से रिलेटेड, जो आपने बहुत ही इंक्लूसिवली बताया कि जितना हम उनको एज अ पेरेंट बता रहे हैं कि मोबाइल अपना रखना जरूरी है, उतना ही वो हमारी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ साथ हमने भी बेड में मोबाइल ले जाना गलत बात है। तो सर, अगर हमें सुसाइडल थॉट्स के रेड फ्लैग अगर किसी पर्सन में दिखाई देते हैं, तो उसको हम एज अ कॉमन पर्सन जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का बेसिक नहीं मालूम है, जिसको पूरा ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो इन लोगों ने ये रेड फ्लैग कैसे आइडेंटिफाई करने हैं एंड हाउ दे कैन सेव देयर बिलव्ड पर्सन इफ दे आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट द सुसाइड। जैसे कि सुशांत के केस में बताया गया था कि उसने कोई पेंटिंग रखी थी जिस आदमी ने पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट कर दी थी। सो हाउ यू विल एड्रेस दिस क्वेश्चन? तो रेड फ्लैग मार्क करके कोई साधारण व्यक्ति भी इसको नोटिस करके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तक पहुंचेगा कि भाई हमारे घर में ऐसा ऐसा है, इस पे कुछ करो, हमें कुछ बताइए। यस डॉक्टर। ये अक्षय, मैंने पहले ही कहा है कि इसके लिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज अपडेट होना, अच्छी तरह से उपलब्ध होना लोगों को, ये बहुत जरूरी है। और जो हेल्पलाइन सब तो हितगुज जो तुम्हारा संगठन है या यंगस्टर्स का, ऐसे संगठनों के फोन सभी को ये सुविधा मालूम होना, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट लेवल पर भी हेल्प साइकोलॉजिकल इमरजेंसीज की, साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन की जो फोन नंबर्स है, इसकी जानकारी जनता में लोगों को होना चाहिए, ताकि वह किसी को भी अगर लगे कि मैं डिस्ट्रेस में हूँ, मैं नकारात्मक सोच रहा हूँ, तो वो फोन उठाए और फोन करे। और अगर हमें समाज में हमारे कोई दोस्त रिश्तेदार ऐसे दिखाई देते हैं जो डिस्ट्रेस में है, जो कुछ नकारात्मक कदम उठा सकते हैं, तो हम फर्स्ट थिंग इज गो एंड टॉक, उनसे हमें बात करना चाहिए। क्योंकि ये दो चीजें जो है, बात करना और उनको टाइम देना, उनको समय देना, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये जो जीवन हो गया है, इसमें हम इतने व्यस्त हो गए हैं, हम सोशल मीडिया हमारा एजुकेशन या व्यवसाय या नौकरी जॉब में इतने व्यस्त है कि हम लोगों से बात भी नहीं कर, हमको पता चलता है कि वो डिप्रेस्ड है, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाते। तो हमें उनसे बात करना चाहिए, उनको फोन करना या उनसे जाकर मिलना और उन्हें समय देना। ये दो चीजों से हमें दिखाई देगा कि उनके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और हम धीरे से अगर उनके मन में जो बातें चल रही है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो नकारात्मकता उनके मन में अगर भरी हुई है, तो यह हमें अपने आप पता चल जाता है। वो नैराश्यजनक बातें बोलते हैं या खुद इंडिकेशन देते हैं कि हमें कुछ लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहा है, मरना चाहते हैं, ये इन तरीके की चीजें अगर हम ठीक से उनको समय देकर समझ ले, ठीक से वार्तालाप करें, तो ये बाहर आता है। तो वार्तालाप के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि यह व्यक्ति सुसाइडल है, ये सुसाइड की सोच रही है, तो ये स्पेशलिस्ट केस हो गया, ये आपके लेवल का केस नहीं है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, तो आप इसको डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य जनता है, सामान्य नागरिक है, तो आप सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल आइडिया अगर किसी के मन में आ रहे हैं, तो आप उससे डील नहीं कर सकते। आप ज्यादातर क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको कुछ समय तक उसको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये केस स्पेशलिस्ट को रेफर करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को, क्योंकि अब पानी नाक के ऊपर बहना शुरू हो गया है। उसके पहले लोग निराश हो जाते हैं या डर जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, या उनकी कुछ गलतफहमियां हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वहां तक आप उनका काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं है और आप किसी को सुसाइडल आइडियाज से वो खुदकुशी करने की सोच रहे हैं, वहां तक पहुंच गए, तो आप इनको एक्सपर्ट हेल्प को डायरेक्ट करना चाहिए। उनके घर वालों से बात करिए, उनके रिश्तेदारों से बात कीजिए, और उनको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना जरूरी है। ओवर टू यू अक्षय। थैंक यू सो मच डॉक्टर संग्राम पाटिल जी। आपने आपका बहुत अमूल्य समय हमें दिया। ये फॉर्मेलिटी मुझे नहीं करनी है, बट फिर भी ऑन द बिहाफ ऑफ माय एवरी कोलैबोरेटिव पार्टनर, जिनका मैं एक शॉर्ट में उल्लेख करना चाहूंगा, द बोधिसत्वा जो पेज है, जो कल्चरल मूवमेंट में डेडिकेटेड है। दूसरा जो पेज रहा है मुकनायक, ये बाबा साहब के थॉट से इंस्पायर हुआ पेज है। बाद में संविधान संवादक, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अपना
डेमोक्रेसी वाला एजेंडा कंसिस्टेंटली अपने के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। बाद में है विमुक्तांत स्वतंत्र आंदोलन, द नोमैड लिबर्टी मूवमेंट, ये जो टिस है आरती, ये जो चलाती है, ये एमफिल स्कॉलर है टीआईएसएस में, टीआईएसएस मुंबई में। बाद में परिवर्तन ट्रस्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा मॉड्यूल है परिवर्तन का, जहाँ पे डॉक्टर नीलेश है। तो ये खाली दवा और दवा के बाद में पेशेंट का इलाज, मेंटली इल पेशेंट का इलाज ही नहीं कर रहे हैं, बट उनका रिहेबिलिटेशन और साथ में उनके लाइवलीहुड के लिए क्या काम किया जा सकता है। तो मैं सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि परिवर्तन ट्रस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पेज पे विजिट कीजिए, उनका काम देखिए, हाउ पीपल आर डेडिकेटेड टू वर्क ऑन अ ग्रास रूट लेवल। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन महाराष्ट्र पे, बाद में अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन एएसए टिस मुंबई से, इन सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। बाद में अभेद्या फाउंडेशन जो वैशाली है, वैशाली जलगांव से है, एमएसडब्ल्यू की ये छात्रा रही है, और डोमेस्टिक वायलेंस तथा जो होमलेस नहीं कह सकते बट जो स्कूल ड्रॉप आउट है उनके लिए ये काम कर रही है। और साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इग्नाइटेड मिशन जो फल्टन से सिद्धार्थ ये जो पेज हैंडल करते हैं, ये यूके में पढ़ाई करके आए थे, तब से इन्होंने बड़ा प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल करके दिया। और हमारे आखिरी पार्टनर रहे हैं ब्लू मॉर्निंग, ये ब्लू मॉर्निंग के जो विकास तापड़ है, तो ये हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हो चुके, जहाँ पे बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो मैं इन सभी का शुक्रगुजार करता हूँ कि हमारी एक रिक्वेस्ट पे आपने ये मेंटल हेल्थ वाला सेशन डॉक्टर संग्राम जी के साथ में हमें कंडक्ट करने के लिए परमिशन दी, हमें 2 मिनट में एडमिन बना दिया गया। तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ कि मूवमेंट के तौर पर भी मानसिक आरोग्य को लेकर हर कोई यंगस्टर, हर कोई यूथ आज की तारीख में इतना सेंसिटाइज हो चुका है कि उसको लगता है कि हाँ भाई, अगर हम इससे पास आउट भी ना हुए हो, हम ये एजुकेशन ना भी लिए हो, फिर भी इस पे चर्चा होना जरूरी है, क्यों ना आप ही इसको लीड करें, क्यों ना आप ही इसको हैंडल करें आगे जाके। सो दिस इज वेरी ग्रेट एंड व्हाट कैन वी से एंथुसियास्टिक स्टेप्स फ्रॉम द यंगस्टर्स, जो हमें ऐसे प्रोग्राम्स के लिए कोलैबोरेटिव पार्टनर के जरिए एक झटके में हाँ कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका आखिरी संदेशा क्या रहेगा जिसके साथ में हम इसको टर्मिनेट करना चाहेंगे? यस डॉक्टर। अक्षय, तुम्हारे साथ ही मैं इन सारे संगठनों का और फेसबुक पेज लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी लोग मुझे लाइव देख रहे थे हमें, और बाद में जो देखेंगे उनको भी थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा बात कर यहाँ पर, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो सोशल इश्यूज पर मैटर करते हैं, और वो जो लोग सोशल इश्यूज पर काम करते हैं, जो अवेयर है, उनके साथ शेयर करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग दो एक्सट्रीम्स में रहते हैं इंडिया में। एक एक्सट्रीम है जहाँ पर पूरी दुनिया हमारे भगवान बुद्ध के उपदेश को, उनकी साधना को मानते हैं, उनके ज्ञान पर चलते हैं। यहाँ पर वेस्ट में माइंडफुलनेस जो बुद्धा ने सिखाया था, उसका अब इतना फैशन हो गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए वेस्ट में कि माइंडफुलनेस के बारे में जानते हो क्या, तो आपको 100 में से 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे कम से कम, जो बोलेंगे कि अरे मैंने माइंडफुलनेस का कोर्स किया है, या मैं ऑनलाइन माइंडफुलनेस करता हूँ, या मैंने कोई शिविर किया है बुद्धिस्ट लोगों के साथ। ये इसके लिए बुद्धिस्ट होने की जरूरत नहीं होती है, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बुद्धा के मार्ग का अनुकरण करता हूँ। तो एक एक्सट्रीम हमारी है कि जो मन के बारे में, समता के बारे में, उस विषय का इतना बारीकी से उन्होंने विच्छेदन किया, डिसेक्शन किया, जिसको ग्रेटेस्ट साइकेट्रिस्ट ऑफ द हिस्ट्री कहते हैं बुद्धा को। और दूसरे एंड पर हमारे जो ऐसे लोग हैं कि हम जो सुसाइड करने वाले कंट्रीज है, उसमें टॉप की जो लिस्ट है उसमें आते हैं इंडिया में। मनोरुग्ण जो होते हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स, उसमें आते हैं। सोशल स्टिग्मा जिन देशों में होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज को, उसमें हम टॉप में आते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स है, ये एक्सट्रीम्स हमको न्यूट्रलाइज करना है, इस पर काम करना है। इसका अवेयरनेस इतना ज़्यादा बढ़ना चाहिए, हम लोगों ने इतना बढ़ाना चाहिए, सारे लेवल्स पर, सारे स्टेजेस पर हम लोगों ने इस विषय पर काम करना चाहिए। और इसके लिए किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करते रहे, अवेयरनेस रेस करते रहे। क्योंकि जो लोग हैं वो नहीं मानना चाहते हैं, वो हमारी बात नहीं मानेंगे, और वो उनसे अगर हम लड़ाई करते रहे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा और रचनात्मक कार्य नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जो सोए हुए हैं
सही माने में उनको जगाते रहे। जो नींद का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामेबाज लोगों के साथ हमें नहीं लड़ना है। उनको उनके जो विचारधाराएं है, उनकी जो मान्यताएं है, उनके साथ खुश रहने देंगे। और हम जो जरूरतमंद लोग हैं, जो सही में गुलाम है, गुलाम बने गए हैं, उनको हम जगाएंगे, तो वो उठने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उसी पर हम काम करेंगे। और मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया इंडिया में लैकिंग है। मेंटल हेल्थ में बहुत लॉजिकल, विवेकपूर्ण और साइंटिफिक तरीके से हम काम कर सकते हैं। बस मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। आप कोई भी मुझे अगर और किसी काम से जोड़ना चाहते हो, so feel free to contact me. Akshay has my contact, he has my mobile and all that, email. और मैं सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। आपके मन में अगर कोई ऐसे प्रश्न हो, कोई इश्यूज है जो मेरे माध्यम से आपको उठाने हैं या लोगों तक पहुंचाने हैं, तो प्लीज मुझे किसी भी काम में आप इन्वॉल्व कीजिए। आई विल बी देयर फॉर यू ऑल। एंड थैंक you very much for having me here today. It was nice to talk with you all. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। मैं हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी टीम हितगुज का जो काम है, जो मैं, ऋचा और पीयूष ने स्टार्ट किया है, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि आज एज अ गेस्ट हम डॉक्टर संग्राम को आपके सामने रख पाए, डॉक्टर संग्राम ने अपनी बात छेड़ी। तो जैसे अगर हम स्टार्टिंग से देखें और एंडिंग तक देखें तो सर ने पूरा इंक्लूसिवली कवर किया है। हम शुक्रगुजार है सर का, और सर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आगे भी ऐसे इंक्लूसिव टॉपिक्स के लिए हम आपको हक से कॉल करेंगे, हक से आपको बताएंगे कि सर दिस इज योर प्लेटफॉर्म, दिस इज योर टाइमिंग, प्लीज ज्वाइन विद अस। तो मैं सभी को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारा मेंटल हेल्थ सपोर्ट का काम आप तक पहुँचाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कॉल कहाँ करना है। तो यहाँ पे मैंने नंबर दिए हुए हैं नीचे। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। इट इज 9595391086। दूसरा नंबर है हमारा 8793469102। और हमारा तीसरा नंबर है 8928580837। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको किसी भी मानसिक तौर पर कुछ भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, आपको लगता है कि ये मुझे शेयर करना है, सो प्लीज फील फ्री टू कॉल अस। इसी के साथ में मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा और इस सेशन को यहीं पे पूर्ण विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर संग्राम जी, और थैंक यू सो मच हमारे सारे के सारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स के लिए। धन्यवाद। मिलते रहेंगे अगले लाइव में। Take care. Good night.